नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए सवाल पूछने वाले पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस ने 9 को किया गिरफ्तार। भारत ने कोविशील्ड की डोज के अंतराल को बढ़ाया मगर ब्रिटेन ने किया कम। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के दावे मगर आंकड़ों पर उठ रहे हैं सवाल। केजरीवाल ने कहा 2 घंटे में मरीजों के घर पहुंचा देंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। फिलिस्तीन पर इजरायली हमले जारी, 34 बच्चों समेत 136 फिलिस्तीनी मारे गए। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, अलग अलग जगहों पर 10 मामले भी दर्ज किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनको सूचना मिली कि कुछ पोस्टर दिल्ली के कई इलाकों में चिपकाए गए हैं। इन पोस्टर में लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई। इसके बाद सभी जिला पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया और 10 एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके अलावा शिकायतों के आधार पर और केस दर्ज किए जा रहे हैं। अतिरिक्त डीसीपी पूर्वी जिला संजय सहरावत का कहना है कि उन्होंने कल्याणपुरी से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 860 पोस्टर और 20 बैनर बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उनको पोस्टर लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने कहा था। डीएसपी ने कहा कि वो आरोपों की जांच कर रहे हैं। बता दें कि भारत ने मार्च के अंत तक 6.6 करोड़ वैक्सीन 93 देशों को निर्यात की थी। इनमें से अधिकतर ऐसे देश थे जो भारत से कम कोरोना प्रभावित थे और अब भारत में वैक्सीन की कमी पड़ रही है, जिसके कारण राज्य सरकारों को टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ गए हैं। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है इस खबर में कि दिल्ली पुलिस, जिसका चरित्र, जिसका चाल चलन पिछले 7-8 सालों से बहुत ही विवादास्पद रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो एक आपराधिक संगठन माफिया की तरह काम करने लगी है। केंद्र सरकार के अधीन होती है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है और ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति या संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोले तो उसे पकड़कर अंदर कर दो। ये सामान्य पोस्टर है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी गई है। एक सवाल पूछा गया है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को आपने विदेशों में क्यों निर्यात कर दिया। अब हमारे बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ये सवाल पूछा ही जाएगा कि आपने ये निर्यात क्यों किया गया। इस सवाल से सरकार को कतराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और ना ही आम जनता को डराना चाहिए। लेकिन ये पोस्टर के आधार पर गिरफ्तारियां करना, केस दर्ज करना, ये बताता है कि हिंदुस्तान में किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह की सरकार है और बहुत ही दमनकारी है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हर तरह से लगाम लगाई जा रही है, अंकुश लगाए जा रहे हैं। ये सामान्य राजनीतिक गतिविधियां हैं। तमाम तरह के पोस्टर राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं। बीजेपी वाले खुद पोस्टर लगाते थे दूसरी पार्टियों के खिलाफ। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने ही पोस्टर लगाए थे, केजरीवाल के बारे में पोस्टर लगाए थे। तो ये एक सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, जिसको लेकर इतनी हाय तौबा नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन जो सरकार आलोचना से घबराती हो, आज आलोचना बर्दाश्त ही न करती हो, वो निश्चित रूप से अपने जो मातहत एजेंसियां हैं या जो पुलिस है और दूसरे एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल करके उनको दबाने कुचलने का काम करती हैं। और ये हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का रवैया पिछले कुछ सालों में किस तरह का रहा है। जिस तरह से जेएनयू पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों के हमले के बाद उसने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जामिया मिलिया इस्लामिया में घुसकर उसने बहुत ही बेरहमी से मारपीट की। सीए आंदोलन के दौरान उसकी जो रवैया रहा वो बहुत ही घटिया रहा। और दिल्ली दंगों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे झूठे मुकदमों से आम लोगों को फंसाया गया है और जेलों में बंद कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर
दिल्ली पुलिस की और दिल्ली में जो भी हो रहा है उसकी प्रस्तुत करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज सुनाई देगी। कोई आश्चर्य नहीं, तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दमनकारी हथकंडा है, ये डंडा राज है एक तरह से, जो दिल्ली पुलिस के जरिए दिल्ली में चलाया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि पुलिस उसके अधीन होती है। बहुत ही शर्मनाक है और इस तरह की कार्रवाई का हमेशा विरोध होना चाहिए, निंदा भत्सना होनी चाहिए। ये ट्रेंड अगर चला तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र कतई नहीं बचेगा। अभी भी बहुत सीमित है, बहुत कम हो गया है और आगे चलकर ये बता रहा है कि हमारी सरकार किस दिशा में जा रही है। अगली खबर लेते हैं। भारत ने जहां कोविशील्ड की 2 डोज लगवाने के बीच का अंतराल बढ़ाया है, वहीं ब्रिटेन ने उसे कम कर दिया है। ब्रिटेन ने 2 डोज के बीच के अंतराल को 12 हफ्ते से घटाकर 8 हफ्ते कर दिया है। ऐसा ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के B1617 स्ट्रेन के कारण किया गया है। ये स्ट्रेन भारत में मिला था, इसे इंडियन स्ट्रेन भी कुछ लोग कहते हैं। टीके की खुराक के बीच के अंतराल को कम करने के निर्णय की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि हमने पिछले सोमवार से इस नए स्ट्रेन के बड़ी संख्या में मामले देखे हैं और हमको लगता है कि ये स्ट्रेन पिछले कोरोना से अधिक तेजी से फैलने वाला है। इसलिए हमको 50 से अधिक उम्र के लोगों और पहले से बीमार चल रहे लोगों का तेजी से टीकाकरण करना पड़ेगा और इसीलिए टीके की 2 खुराकों के बीच के अंतराल को भी कम कर दिया गया है। बता दें, ब्रिटेन का ये फैसला भारत द्वारा अंतराल बढ़ाए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है। भारत ने 2 खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि वो ऐसा उपलब्ध वास्तविक जीवन के साक्ष्यों के आधार पर कर रहे हैं जो विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम से हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि क्या सरकार टीकों में कमी के कारण ये फैसला ले रही है। तो ये तो जग जाहिर है कि चूंकि इस फैसले का जो सरकार ने 12 से 16 हफ्ते किया है, उसकी टाइमिंग ऐसी है जो साफ बताती है कि जो टीकों की कमी पड़ गई है उसको छिपाने के लिए और उसको मेकअप करने के लिए सरकार ने ये हथकंडा इस्तेमाल किया है। उसके लिए वो हवाला दे रही है साइंटिफिक रिसर्च का। हो सकता है साइंटिफिक रिसर्च भी सही हो, लेकिन जो बात बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम में कह रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए कि ये जो इंडियन स्ट्रेन है, इंडिया में जो स्ट्रेन पैदा हुआ है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है और उसको फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन लोगों को दें। यही हिंदुस्तान में भी होना चाहिए था कि ये अंतराल बढ़ाए जाने के छोड़कर ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की लापरवाही और अदूरदर्शिता के कारण और विदेशों को निर्यात करने के कारण और समय पर सही कदम न उठाने की वजह से वैक्सीन है नहीं और इसीलिए जिनको 1 डोज लग गई है उनको दूसरे डोज भी देर से लगाने की घोषणा कर दी गई है कोविशील्ड के। और ये बताता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से सोच रही है। तो अब ये एक और विवाद उठ खड़ा हुआ है कि सवाल उठता है कि जिन्हें 1 डोज मिल गया है वो दूसरा डोज कब लें। ब्रिटेन के फार्मूले के हिसाब से सोचें तो उन्हें जो कम से कम समय है उसके लिए निर्धारित उसमें ले लेना चाहिए, लेकिन सरकार के पास चूंकि टीके नहीं हैं, वैक्सीन नहीं है, इसलिए मजबूरन ये समय लंबा खींचना पड़ेगा। तो ये आप पूरी तैयारी ना होने की वजह से ये नौबत आई है। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की संख्या में कमी आ रही है और इसके आधार पर दावे किए जाने लगे हैं कि दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, यानी पीक आ चुका है और अब लहर धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है। आंकड़ों के हवाले से कहा जा रहा है कि पिछले 6 दिनों में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5.6% की उसमें गिरावट आ गई है। ये 24.9% से घटकर 19.3% रह गई है। इसी तरह हर दिन आने वाले कोरोना के मामलों में भी 10% की कमी देखी जा रही है। ये आंकड़ा 4 लाख से घटकर करीब 3.25 लाख के आसपास आ गया है। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बताती हैं कि कोरोना का असर कमज़ोर नहीं पड़ा है। इसका सबूत
ये है कि लाशों को जलाने के लिए अभी भी श्मशानों में जगह नहीं है, उन्हें अभी भी नदियों में बहाया जा रहा है। हजारों लाशें गंगा किनारे रेत में दबा दी गई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े इससे उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या सरकारें सच्चाई को छिपाने की कोशिश में आंकड़ों के साथ हेरफेर कर रही हैं। गुजरात से छपने वाले अखबार दिव्य भास्कर ने कल ही अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि गुजरात में 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में 1 मई से 10 मई के बीच में 1.23 लाख यानी 1,23,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कोरोना से 4,218 लोगों की मौतें हुई हैं। तो बाकी लगभग 1,18,000 लोगों की मौत कैसे हुई। कोरोना से मौतें छिपाने का आरोप मध्य प्रदेश की सरकार पर भी लग रहा है। सरकार का झूठ इससे आसानी में में आ जाता है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए गए लोगों और कोरोना से होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर है। कोरोना से मौत के पहले मामले में आंकड़ा छिपाने और झूठ बोलने के आरोप महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, दिल्ली सरकार, इन तमाम सरकारों पर लगते रहे। कर्नाटक की सरकार पर लगे हैं और तमिलनाडु की सरकार पर भी लगे हैं। तो ये जो तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं जो आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, उससे साफ दिख रहा है। दरअसल आंतरिक रिपोर्ट हम लोगों को जो मिलती है उसके अनुसार सरकारों ने निचले स्तर पर कह दिया है कि कोरोना की मौतों को दर्ज न किया जाए, उनको दूसरे तरह से मौतों के रूप में दिखाया जाए। यानी कोई कोरोना से मरा है तो उसे दिल की बीमारी से मौत दिखा दिया जाए या कोई दूसरे कारणों से मौत दिखा दिया जाए। तो इस लिहाज से ये मौतों की संख्या लगातार कम दिख रही है। और इसी तरह से चूंकि देश के विभिन्न हिस्सों में टेस्ट होने ही बंद हो गए हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में तो बड़े पैमाने पर फैल चुका है कोरोना, वहाँ टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। बहुत बड़े हिस्से में लॉकडाउन चल रहा है तो वहाँ भी टेस्ट होने की संभावना घट गई है। तो टेस्ट कम हो रहे हैं, इसलिए आपके सामने उनकी संख्या भी कम दिख रही है, जो संक्रमित हैं उन लोगों की, और मौतों की संख्या भी कम दिख रही है। तो ये कुल मिलाकर आंकड़ों का खेल है और इसके झांसे में हमें नहीं फंसना चाहिए। हमें अपनी सावधानी पूरी तरह से बरतनी चाहिए और सरकार को भी इन आंकड़ों के आधार पर अपनी रणनीति नहीं बनानी चाहिए। वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर उसे सोचना चाहिए कि अभी सचमुच में जो सेकेंड वेव है उसकी पीक आई है कि नहीं, वो चरम पर पहुंची है कि नहीं, और वहां से उसने उतरना शुरू किया है कि नहीं। एक धोखे में आकर अगर लापरवाही की गई, सुस्ती दिखाई गई, जिसमें हमारी केंद्र सरकार को महारत हासिल है, पहली लहर के बाद उसने जो कांड किया है उसके बाद ये आशंका बनी रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार की तरफ देखने का एक बात है, हम आप लोग भी सावधानी में कोई कमी न रखें। अभी लहर कमज़ोर नहीं पड़ी है, इंतज़ार करना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि दिल्ली के हर जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे ताकि राजधानी में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि अपने अपने घरों में आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीज भी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मांग सकते हैं और सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचा कर देगी। केजरीवाल ने कहा कि हर जिले के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक में किसी भी समय एक साथ 200 कंसंट्रेटर होंगे। उन्होंने कहा कि कई बार कोरोना रोगियों को सिर्फ इसलिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। कुछ रोगियों की ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हो गई है। इस बैंक से ये कमी दूर हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में किसी मरीज को ज़रूरत पड़ी तो 2 घंटे में उसके घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मरीज जो अस्पताल से ठीक होकर घर जाते हैं और उनको ज़रूरत होती है, उन्हें भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिलवाया जाएगा। कंसंट्रेटर के साथ एक टेक्नीशियन भी जाएगा जो घर के लोगों को प्रशिक्षण देगा। तो केजरीवाल घोषणाएं करने में माहिर हैं, एक से एक बड़ी घोषणाएं कर देती हैं और उन पर अमल कितना होता है ये भी हमको देखना चाहिए।
अनाज बंटवाने का, घर में डिलीवरी करवाने का, ये तमाम चीज़ें उन्होंने घोषणा की थी इनकी, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाया। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बैंक बनाना अच्छी योजना है, होना चाहिए, लेकिन 2 घंटे में मरीजों तक पहुंचा दिया जाएगा, उसके साथ टेक्नीशियन भी जाएगा। क्या केजरीवाल साहब ये कर पाएंगे? हमें शक है, क्योंकि जिस पैमाने पर दिल्ली में अभी फैला है कोरोना, अगर वो नीचे नहीं आता है तो मांग बहुत ज़्यादा होगी, और उन मांग के साथ इतने सारे टेक्नीशियन के साथ 2 घंटे के अंदर हर मरीज को ये उपलब्ध कराना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो हमें इस घोषणा की, केजरीवाल की घोषणा का स्वागत करते हुए भी बहुत ही सावधान, सतर्क रहना चाहिए कि केजरीवाल साहब ने जो कहा है वो कितना ज़मीन पर उतरेगा, कितना खरा उतरेगा। उम्मीद बंधाई है उन्होंने, अच्छी बात है, और इस समय ज़रूरत भी है कि एक ऐसी पहल हो जिससे सकारात्मकता पैदा हो लोगों में। लेकिन अगर ये पहल ज़मीन पर नहीं उतरी तो जो नकारात्मकता है वो उतने ही बड़े पैमाने पर बढ़ती भी है। और केजरीवाल चूँकि इस मामले में बहुत विश्वसनीयता कायम नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन पर संदेह होना लाजमी है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल के द्वारा लगातार गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की जा रही हैं, तो गाजा पट्टी से हमास की ओर से भी रॉकेट दागे गए हैं। इस लड़ाई में अभी तक कम से कम 136 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 34 बच्चे और 21 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा घायलों की संख्या 950 पार कर चुकी है। वहीं हमास के हमलों में अभी तक 8 इजरायली लोगों की मौत हुई है। पिछले साल इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने और राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले यूएई ने वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर की है। यूएई ने कहा है कि दोनों देशों को वर्तमान में जारी तनाव को जल्द से जल्द कम करना चाहिए और हिंसक कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नायान ने कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक हल निकालना चाहिए। हालांकि चीन ने इस मामले में अमेरिका की भूमिका पर तेज तर्रार प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक और मुसलमानों का शुभचिंतक बताने वाले अमेरिका ने इजराइल के साथ टकराव में मारे जा रहे फलस्तीनियों से आंखें फेर ली हैं। उसने ये भी कहा कि फलस्तीनियों को किस तरह युद्ध और आपदा की स्थिति में धकेल दिया गया है वो अमेरिका को दिखलाई ही नहीं दे रहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका को सिर्फ शिनजियांग के वीगर मुसलमानों की चिंता होती है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को लेकर वो खामोश है। बता दें कि अमेरिका ने काफ़ी सदी हुई प्रतिक्रिया देते हुए दोनों देशों से शांति बनाने की अपील की थी। साथ ही ये भी कहा था कि इजराइल को खुद की रक्षा करने का अधिकार है। तो 3 चीज़ें हैं, ये पूरी खबर में 3 पक्ष आ गए हैं। पहली बात तो यह है कि इजराइल ज्यादती कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हमास एक छोटा सा आतंकवादी संगठन है, उसके पास छोटे मोटे रॉकेट हैं जिससे वो बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इजराइल एयर स्ट्राइक करके, बमबारी करके बड़े पैमाने पर हत्याएं कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। दूसरी बात, अरब दुनिया का पाखंड सामने आ रहा है। यूएई जो कह रहा है वो दरअसल उसका पाखंड है। अरब देशों ने फिलिस्तीनियों से मुंह मोड़ लिया था और उनकी मदद करने को वो आगे नहीं आ रहे हैं, बस शांति की अपील कर रहे हैं जिससे कुछ होने जाना वाला नहीं है। तीसरी बात, अमेरिका एक इजराइल को लगातार सह देता रहा है, इसलिए इस्राइल के हौसले बढ़े हैं। और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि नीति में कोई बड़ा बदलाव आया है। ट्रंप तो खैर बेन्यामिन नेतन्याहू को बहुत ही बढ़ावा देते थे और बहुत ही समर्थन किया उनका, लेकिन बाइडेन ये कह के आए थे कि उनकी नीति में परिवर्तन होगा, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा। तो चीन ने जो अमेरिका के बारे में कहा वो काफ़ी हद तक सही है कि अमेरिका बहाना बनाता है कि चीन में वीगर मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, उसका विरोध करता है, और हम सबको भी करना चाहिए। चीन में वीगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, चीन को कटघरे में निश्चित रूप से खड़ा करना चाहिए। लेकिन फिलिस्तीनियों के मामले में भी अगर अमेरिका उसी तरह से पेश आता तो हम मानते कि उसे सचमुच में फिलिस्तीनियों की, मुसलमानों की चिंता है। अदरवाइज ये पाखंड है, और अमेरिका ही क्यों, उसके जो खेमे के देश हैं, यूरोप के तमाम देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुखद है कि फिलिस्तीनी अकेले पड़ गए हैं और उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है।
कोई भी देश उनके सहयोग के लिए नहीं आ रहा है, कोई भी देश इजराइल को डांट फटकार कर रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी आगे कदम बढ़ाने से हिचक रही है। 16 तारीख को एक मीटिंग है संयुक्त राष्ट्र की, देखें उसमें क्या होता है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित ना हो, लेकिन कल पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।